हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास बताया था और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का मूल्यांकन करूँगा, जिसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं। इवेल्युएशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, यानी कि एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का मूल्यांकन कीजिए। तो लोक प्रशासन का मूल्यांकन करने के पहले हमें लोक प्रशासन के विकास को देखना होगा। लोक प्रशासन के विकास पर हमें एक नज़र डालनी होगी कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है और उसी विकास को देखते हुए हम मूल्यांकन करेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि लोक प्रशासन वर्तमान समय में एक विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में या स्वायत्त विषय के रूप में कैसे प्रतिस्थापित हुआ है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। कैसे प्रतिस्थापित हुआ इसका हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए चलते हैं लोक प्रशासन का एक अनुशासन के रूप में मूल्यांकन या एक विषय के रूप में मूल्यांकन। लोक प्रशासन एक व्यवस्थित अध्ययन क्षेत्र के रूप में काफ़ी नया विषय है। फिर भी प्राचीन विचारकों के द्वारा अपने ग्रंथों में प्रशासकीय विचार और प्रशासकीय व्यवहारों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्लेटो को देख सकते हैं, अरस्तु को देख सकते हैं, मैकियावेली को देख सकते हैं और कौटिल्य को देख सकते हैं। जैसा कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में अरस्तु ने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में शासन का वर्णन किया है, शासन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, सरकार के प्रकारों का वर्णन किया है। तो अरस्तु के पॉलिटिक्स में भी हम लोक प्रशासन के लक्षण को देख सकते हैं कि उसने प्रशासन करने के तरीके पर भी उसने प्रकाश डाले हैं। इसी तरह से प्लेटो ने रिपब्लिक ग्रंथ लिखी और रिपब्लिक में उसने दार्शनिक शासक की अवधारणा दी। दार्शनिक शासक के कर्तव्यों का उल्लेख किया उसने और राज्य को किस तरह से संचालित किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में वर्णन किया है। प्लेटो के पश्चात हम आधुनिक युग में आ जाते हैं। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ प्रिंस में, मैकियावेली की क्या रचना है, कौन सी रचना है? प्रिंस में इसने शासन के कला पर प्रकाश डाला है, शासन की कला पर प्रकाश डाला है और एक राजा को कौन कौन से कार्य करने चाहिए उन सब पर प्रकाश डाला है। जैसा कि मैकियावेली को हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि मैकियावेली ने राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक कर दिया। इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ में यह बताया कि एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं, शासक को कौन सा आचरण करना चाहिए या फिर शासक को कौन से कार्य करना चाहिए, हम लोगों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि एक मजबूत और संगठित राष्ट्र की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं, इसका उल्लेख उसने द प्रिंस में किया है। अब हम आते हैं भारत में हम देखते हैं कि कौटिल्य, सबसे भारत के जो प्राचीन विचारक होते हैं कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, यह दंड नीति पर लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में भी इसने राजा के कार्य के बारे में बताया और राजा के कार्य के बारे में बताया, राजा के कर्तव्यों का उल्लेख किया और राजा को यह बताया कि राज्य का संचालन किस तरह से करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो प्राचीन विचारक हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में किसी न किसी रूप में लोक प्रशासन का वर्णन किया है, कि एक राजा का प्रशासन किस प्रकार से होना चाहिए। फिर हम 16वीं शताब्दी में आ जाते हैं। 16वीं शताब्दी में ये रहा, ये तो प्राचीन रहा है, एंशिएंट प्राचीन। अब 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं, 16वीं शताब्दी में विवरणात्मक
तौर से लोक प्रशासन विषय का व्यापक रूप से संकलन और अध्यापन कैमरेल विज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा किया गया। कैमरेल विज्ञान के प्रोफेसर, कैमरेल जिसको हम कैमरलिस्ट कहते हैं, कैमरलिस्ट कहते हैं, प्रोफेसर के द्वारा किया गया। कैमरेल प्रोफेसर के द्वारा किया गया। लोक प्रशासन का संकलन किया गया, लोक प्रशासन का अध्ययन किया गया। और ये जो कैमरेल प्रोफेसर होते हैं यह ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के प्रोफेसरों का एक समूह होता है। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के प्रोफेसरों का एक समूह होता है, इन्हीं को हम कैमरलिस्ट कहते हैं। तो 16वीं शताब्दी में कैमरलिस्टों के द्वारा लोक प्रशासन के ऊपर कुछ अध्ययन किए गए, थोड़ा बहुत अध्ययन किए गए, लोक प्रशासन के ऊपर अध्ययन किए गए, लोक प्रशासन का व्यापक रूप से संकलन किया गया, संपादन किया गया, अध्ययन किया गया, संकलन किया गया, संपादन किया गया और अध्ययन किया गया। उसके पश्चात हम आते हैं 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी के अंत में यूएसए के 18वीं शताब्दी के अंत में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन अमेरिका के वित्त मंत्री होते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ का संपादन किया, फेडरलिस्ट, एक ग्रंथ का संपादन किया, फेडरलिस्ट, यानी कि यह जो है एक विश्वकोश है, फेडरलिस्ट। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने फेडरलिस्ट ग्रंथ का संपादन किया और फेडरलिस्ट ग्रंथ का संपादन किया। यह एक विश्वकोश था, फेडरलिस्ट जो था एक विश्वकोश था और इसके 72वें परिच्छेद में अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने लोक प्रशासन का व्यापक रूप से वर्णन किया है, लोक प्रशासन का व्यापक रूप से वर्णन किया है। और इसीलिए अलेक्जेंडर हैमिल्टन को लोक प्रशासन शब्द प्रयुक्त करने वाले प्रथम विद्वान के रूप में जाना जाता है। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग जो था यह सबसे पहले अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा किया गया था। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा किया गया था। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड योर एग्जामिनेशन। फिर हम 19वीं शताब्दी में देखते हैं। 19वीं शताब्दी, में देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में फ्रांस ऐसा प्रथम देश था। फ्रांस 19वीं शताब्दी में फ्रांस ऐसा प्रथम देश था जिसने सबसे पहले लोक प्रशासन के महत्व को पहचाना और अग्रणी भूमिका निभाई। लोक प्रशासन के क्षेत्र में फ्रांस ने अग्रणी भूमिका निभाई। वहाँ के एक लेखक थे चार्ल्स जीन बेनिन। चार्ल्स जीन बेनिन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। चार्ल्स जीन बेनिन ने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। चार्ल्स जी बेनिन ने एक पुस्तक लिखी प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, जो लोक प्रशासन पर सबसे अच्छी पुस्तक थी। तो लेकिन इतना होने के पश्चात भी, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ से प्राचीन चिंतन से प्रारंभ करते हैं, अरस्तु से प्रारंभ करते हैं और हम 19वीं शताब्दी तक आते हैं और समय समय पर लोक प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता रहा, लोक प्रशासन को जाना जाता रहा और लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य भी किए जाते रहे। लेकिन इसका एक अध्ययन के रूप में विकास नहीं हो पाया था, अध्ययन के रूप में विकास नहीं हो पाया था, अध्यापन के रूप में विकास नहीं हो पाया था, एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकास नहीं हो पाया था। इसका सबसे पहले जो विकास होता है वह अमेरिका में होता है। लोक प्रशासन का सबसे पहले विकास कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के विद्वान वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। वुडरो विल्सन
इनको हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, लोक प्रशासन का जनक कहते हैं वुडरो विल्सन को। यह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं और बाद में यह अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में भी प्रतिष्ठित होते हैं। बाद में यह अमेरिका के राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं, वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन को हम लोक प्रशासन का जनक कहते हैं क्योंकि 1887 में सबसे पहले इन्होंने ही 1887 में वुडरो विल्सन ने 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में एक लेख लिखा, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उनका यह लेख काफ़ी चर्चित होता है और यहीं से लोक प्रशासन की शुरुआत होती है। बाद में लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाने लगता है। तो आइए हम जानते हैं कि अमेरिका में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसने लोक प्रशासन के उदय को प्रभावित किया, जहां पर लोक प्रशासन की अत्यधिक आवश्यकता पड़ी, या वहीं पर लोक प्रशासन का विकास क्यों हुआ, इसको हम जानते हैं। देखिए, अमेरिका में लोक प्रशासन के विकास के कई कारण थे। जैसे कि पहला कारण जो होता है वह सार्वजनिक क्षेत्र के कुशल कार्य निष्पादन के विषयों पर विचार संगोष्ठी का होना। अमेरिका में सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि होती जाती है और सार्वजनिक क्षेत्र में कुशल कार्य करने के लिए, कुशल कार्य निष्पादन के लिए समय समय पर वहाँ विचार गोष्ठियाँ होती हैं। विचार गोष्ठी में यह प्रश्न पैदा होते हैं कि हम सार्वजनिक कार्यों को कैसे पूरा करें, या सार्वजनिक कार्यों को सफल कैसे बनाएं, या किस प्रकार से, कौन सी तकनीकी के माध्यम से, किस पद्धति के माध्यम से हम सार्वजनिक कार्यों को और अच्छी तरह से संपादित करें। दूसरा कारण होता है कि सरकारी कार्य पद्धति, चूँकि अमेरिका में सरकारी कार्यों का विस्तार होता जाता है, सरकारी कार्यों का विस्तार हो जाता है, तो सरकारी कार्य पद्धति में सुधार के लिए विभिन्न आंदोलन भी चलने लगते हैं। तो जब विभिन्न आंदोलन चलने लगते हैं तो सरकार अपने कार्य पद्धति में सुधार करना चाहती है और सुधार करने के लिए उसने लोक प्रशासन की शरण ली। तीसरा कारण होता है सरकारी गतिविधियों के निरंतर विस्तार तथा कुशलता व उत्तरदायित्व के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चिंता। लोगों को चिंता सताने लगती है कि हम सरकारी कार्यों को कैसे करें, सरकारी गतिविधियां कैसे संपादित करें, सरकारी गतिविधियों का विस्तार हम कैसे करें, किस तरह से अधिक कुशलतापूर्वक हम कार्यों को करें। चौथा कारण होता है विज्ञान और तकनीकी का विकास। विज्ञान और तकनीकी ने जनता को प्रभावित किया और जनता के कार्यों को प्रभावित किया, सरकार के कार्यों को प्रभावित किया। तो सरकार के कार्यों के ऊपर जो पड़ने वाला प्रभाव था, उन प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अमेरिकी लोक प्रशासन की शरण लेने लगे, या वहाँ पर लोक प्रशासन का उद्भव शुरू हो जाता है, या लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करना लोग प्रारंभ कर देते हैं। पांचवा कारण होता है कि समाज में बढ़ती हुई जटिलताओं और राज्य के कार्यों में बढ़ोतरी। समाज में बढ़ती हुई जटिलताओं और राज्य के कार्यों में बढ़ोतरी के कारण वहाँ लोक प्रशासन का उदय होता है। छठा कारण होता है वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन। अमेरिका में वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन चलता है, यानी कि कार्यों को करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसके समर्थक होते हैं W.F. टेलर। W.F. टेलर का भी लोक प्रशासन में अमूल्य योगदान होता है और उन्होंने विभिन्न मिल, कारखानों, फैक्ट्रियों में वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करने पर बल दिया। और सातवां जो कारण होता है 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण होता है। अमेरिका का औद्योगिकरण होता है जिसने विशाल स्तर के संगठनों को जन्म दिया। तो इन विशाल स्तर के संगठनों का अध्ययन करने के लिए, कार्य पद्धति का अध्ययन करने के लिए लोक प्रशासन की आवश्यकता होती है। आठवां कारण था लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का क्रमिक विकास। अमेरिका में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास होता है। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत कार्य करने के लिए, सभी लोगों को कार्य करने के लिए, जनता के लिए कार्य करने के लिए, जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किस प्रकार की कार्य पद्धति होनी चाहिए, इस कार्य पद्धति को करने के लिए लोगों ने प्रशासन की तरफ लोगों ने लोक प्रशासन की शरण ली। क्योंकि जो भी लोक कल्याणकारी कार्य हैं यह सब प्रशासन की परिधि में आते हैं। तो प्रशासन की जब परिधि में आते हैं तो अमेरिका के जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं उन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल देना शुरू किया। तो एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का जो इतिहास है वह लगभग 130 वर्ष पुराना है। लोक प्रशासन का इतिहास 130 वर्ष पुराना है। 130 वर्ष पुराना है लोक प्रशासन का इतिहास, 130 वर्ष पुराना है।
सामाजिक विज्ञानों में एक नया विषय होने के बावजूद भी इसमें अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। तो अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से लोक प्रशासन को 5 चरणों में बांटा जा सकता है। हम लोक प्रशासन के विकास को 5 चरणों में समझ सकते हैं, जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम इस पर प्रकाश डाल देते हैं। जो प्रथम लोक प्रशासन के जो विकास, लोक प्रशासन का जो विकास है, उसका जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण यह प्रथम चरण शुरू होता है 1887 से 1926 तक। 1887 से 1926 तक इस काल को हम लोक प्रशासन का प्रथम चरण कहते हैं, और यह राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का काल कहा जाता है। राजनीति प्रशासन द्विभाजन का काल कहा जाता है इसको, क्योंकि इस 1887 और 1926 में राजनीति और प्रशासन को अलग किया जाता है। द्वितीय चरण जो होता है, द्वितीय चरण शुरू होता है 1927 से 1937 तक। इसको प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा जाता है। तृतीय चरण शुरू होता है 1938 से 1947। 1938 से 1947 के काल को हम चुनौतियों का काल कहते हैं। चुनौतियों का काल। चुनौतियों का काल कहते हैं। और चतुर्थ चरण शुरू होता है 1948 से 1970 तक। इसको हम पहचान की संकट का काल कहते हैं। पहचान का संकट का काल कहते हैं। और जो पंचम चरण शुरू होता है 1971 से। इसको अंतर विषयक काल कहते हैं। अंतर विषयक यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी पीरियड कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के विकास को हम 5 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण होता है 1887 से 1926। इस काल, यह जो काल होता है लोक प्रशासन के उदय का काल होता है। इसी में लोक प्रशासन का उदय होता है। जैसा कि लोक प्रशासन का व्यवस्थित अध्ययन शुरू करने का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है, जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होते हैं, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं, और इनको प्रथम प्रोफेसर होने का श्रेय भी प्राप्त है। और इनको लोक प्रशासन का प्रथम प्रोफेसर होने का श्रेय भी प्राप्त है। वुडरो विल्सन बाद में राष्ट्रपति होते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि 1887 में इनका लेख पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में पब्लिश होता है, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं से लोक प्रशासन की शुरुआत मानी जाती है। और इस लेख में वुडरो विल्सन ने इस लेख में लोक प्रशासन के एक पृथक, स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन की बुनियादी नींव डाली। यानी कि वुडरो विल्सन ने इस लेख के माध्यम से लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में प्रतिस्थापित करना शुरू किया। विल्सन ने अपने इस लेख में कहा कि किसी देश का संविधान बनाना तो सरल कार्य है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल कार्य उसको चलाना है। किसी भी देश में संविधान का निर्माण तो सरल है, लेकिन उसको चलाना मुश्किल है, और चलाने के लिए हमें लोक प्रशासन का सहारा लेना होगा, फिर 1900 में हम देखते हैं कि फ्रैंक गुडनाव कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने यह तर्क दिया कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग हैं। राजनीति का कार्य क्षेत्र जो है वह राज्य की इच्छा होती है, जबकि प्रशासन का कार्य क्षेत्र राज्य की इच्छा के क्रियान्वयन से होता है, यानी कि व्यवहारिक, अर्थात क्रियान्वयन। राज्य की इच्छा को जब क्रियान्वित किया जाता है तो प्रशासन के क्षेत्र में आ जाता है। इसी तरह से 1926 में एल डी व्हाइट की पुस्तक प्रकाशित होती है।
1926 में एल डी व्हाइट की पुस्तक प्रकाशित होती है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश होती है 1926 में एल डी व्हाइट की। और ये जो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यह लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कही जाती है। यानी कि लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन है? एल डी व्हाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि लोक प्रशासन पर प्रथम कौन सी पुस्तक लिखी गई है, पहली कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो आप लोग किसको लिखेंगे? एल डी व्हाइट की 1926 में प्रकाशित इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एल डी व्हाइट ने अपनी इस पुस्तक में लोक प्रशासन के व्यवहारिक स्वरूप का वर्णन किया और राजनीति प्रशासन दैत्य भाव में विश्वास किया। राजनीति प्रशासन दैत्य भाव में विश्वास किया, यानी कि राजनीति और प्रशासन के विभाजन में इन्होंने विश्वास किया और कहा कि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता और मित व्ययता है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता और मित व्ययता है। तो हम इस तरह देखते हैं कि लोक प्रशासन का जो उदय का काल होता है वह 1887 से लेकर 1926 का काल प्रथम चरण होता है। यानी कि 1887 से 1926 का काल जो होता है राजनीति प्रशासन के द्विविभाजन का काल होता है और यह राजनीति के उदय और अलगाव का काल होता है कि राजनीति से लोक प्रशासन को अलग करने का प्रयास किया जाता है। फिर हम आते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में देखते हैं कि दूसरे चरण का जो काल होता है वह 1927 से 1937 तक का काल द्वितीय चरण का काल कहा जाता है। इस काल में हम देखते हैं कि प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा, इस काल को प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में प्रशासन के क्षेत्र में अनेक पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, अनेक सिद्धांत बनाए जाते हैं, अनेक सिद्धांतों की रचना होती हैं। जैसा कि 1927 में W.F. विलोबी 1927 में W.F. विलोबी एक पुस्तक लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझिएगा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं पब और एड, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1927 में W.F. विलोबी की एक पुस्तक प्रकाशित होती है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अनेक सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। उसी के पश्चात 1924 में मेरी पार्कर फॉलेट की पुस्तक क्रिएटिव एक्सपीरियंस प्रकाशित होती है। इस क्रिएटिव एक्सपीरियंस में प्रशासन में संघर्षों का ध्यान केंद्रित किया गया था। इस क्रिएटिव एक्सपीरियंस में प्रशासन में संघर्षों का ध्यान केंद्रित किया गया था कि प्रशासन में कौन कौन सी समस्याएं हैं। फिर 1929 में हेनरी फेयोल की पुस्तक आती है। हेनरी फेयोल की पुस्तक आती है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1929 में हेनरी फेयोल की पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक आती है। इसमें उन्होंने लोक प्रशासन के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। 1939 में मूने और रैले की पुस्तक आती है। मूने और रैले की पुस्तक आती है, ऑनवर्ड इंडस्ट्रीज। इनकी पुस्तक होती है ऑनवर्ड इंडस्ट्रीज। मूने और रैले की ऑनवर्ड इंडस्ट्रीज इनकी पुस्तक होती है, जिसको कि बाद में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक को बाद में हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। 1937 में फिर लूथर गुलिक और एल उर्विक की पुस्तक आती है। 1937
1937 में लूथर गुलिक और एल उर्विक की पुस्तक आती है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में लूथर गुलिक और एल उर्विक की पुस्तक आती है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक आती है। और इसी में लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ब की अवधारणा दिया। तो हम देखते हैं कि इस काल में जो द्वितीय काल होता है, जिसको हम प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल करते हैं, इसमें विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न सिद्धांत दिए, विभिन्न पुस्तकों की रचना की, जैसे कि मेरी पार्कर फॉलेट, W.F. विल्लोबी, हेनरी फेयोल, मोनी और रैले, लूथर गुलिक और एल उर्विक विभिन्न पुस्तकों की रचना की और विभिन्न सिद्धांत दिए। इसीलिए इस काल को हम सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहते हैं। इस काल के सभी विचारकों ने दावा किया कि प्रशासन के सर्वव्यापी नियमों और सिद्धांतों की उपस्थिति इसे विज्ञान के समक्ष स्थापित करती है। और इस चरण के दौरान लोक प्रशासन अपनी प्रतिष्ठा के शीर्ष पर पहुंच गया था। इस काल को हम लोक प्रशासन का स्वर्ण युग कहते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो तृतीय चरण होता है 1938 से 1947, यह चुनौतियों का काल होता है, यह आलोचनाओं का काल होता है। इसमें कुछ ऐसे विद्वान होते हैं जो लोक प्रशासन को छोड़ने लगते हैं और राजनीति में जाने लगते हैं, राजनीति विज्ञान की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। फिर चतुर्थ चरण जो होता है 1948 से 1970, यह पहचान का संकट होता है। पहचान का इसमें लोक प्रशासन जो होता है अकेला पड़ जाता है, अनेक प्रकार की आलोचनाएं होने लगती हैं और इसमें लोक प्रशासन के समक्ष अपने विषय की पहचान का संकट उत्पन्न हो जाता है। फिर पंचम चरण देखते हैं कि 1971 से इसमें कुछ सुधार शुरू होते हैं और लोक प्रशासन अन्य विषयों के साथ संबद्ध हो जाता है। विभिन्न विषय के जो प्रोफेसर होते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इत्यादि विभिन्न विषयों के जो प्रोफेसर होते हैं, वह लोक प्रशासन का अध्ययन करने लगते हैं। और इस तरह से लोक प्रशासन एक अंतर विषय बन जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन जाता है। तो इन पांचों चरणों के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं, उस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से लोक प्रशासन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि ये इतना उत्थान होता है। हम देखते हैं कि लोक प्रशासन में इतना विकास होता है, इतना उत्थान होता है। लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने के प्रयास 1887 से ही शुरू किए जाते हैं और 1887 से आते आते यह 1968 के पश्चात लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक नए विचार का सूत्रपात होता है। यानी कि 1968 के पश्चात लोक प्रशासन के क्षेत्र में नवीन विचारों का सूत्रपात होता है। जैसे नैतिकता, लोक प्रशासन में अब नैतिकता जैसे तथ्य आ जाते हैं। नैतिकता, सामाजिक उपयोगिता, प्रतिबद्धता, विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधित्व मूल्यों पर आधारित परिवर्तन, निर्णय निर्माण में जनसहभागिता, सामाजिक क्षमता, ग्राहकोन्मुखता एवं प्रासंगिकता आदि जैसे नए विषय समाहित हो जाते हैं। लोक प्रशासन में 1968 के पश्चात ये नए विचार समाहित हो जाते हैं। तो इन्हीं नवीन विचारों को लेकर एक नए विषय की उत्पत्ति होती है या नया धारणा जन्म लेती है, जिसको हम कहते हैं नवीन लोक प्रशासन। जिसको हम क्या कहते हैं? नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। इस नवीन लोक प्रशासन में सब कुछ समाहित हो जाते हैं। नैतिकता, सामाजिक उपयोगिता, प्रतिबद्धता, विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधित्व मूल्यों पर आधारित परिवर्तन, निर्णय निर्माण में जनसहभागिता, सामाजिक क्षमता, ग्राहकोन्मुखता एवं प्रासंगिकता, ये सारे जो चीज़ होती है, ये सभी चीज़ें इस नवीन लोक प्रशासन में शामिल हो जाते हैं और इन्हीं विचारों से नवीन लोक प्रशासन का उदय होता है। और इस तरह से अमेरिका में लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो जाता है। अमेरिका में
71 यानी कि पंचम चरण तक आते आते अमेरिका में लोक प्रशासन एक अलग विषय के रूप में स्थापित हो जाता है। एक अलग अमेरिका में एक अलग विभाग बनाए जाते हैं, स्वायत्त विषय के रूप में लोक प्रशासन प्रतिस्थापित हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि भारत में लोक प्रशासन का विकास कैसे कैसे होता है और लोक प्रशासन के विषय की शुरुआत कैसे होती है। भारत में लोक प्रशासन विषय के अध्ययन की शुरुआत किस तरह से होती है। आइए अब देखते हैं कि भारत में अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे होता है। तो भारत में लोक प्रशासन का विकास सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में होता है 1924 में। 1924 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत होती है लोक प्रशासन की। वी के मेनन ये राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं। वी के मेनन जो होते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं और इन्होंने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लोक प्रशासन पर एक अलग प्रश्न पत्र शुरू किया। एक अलग पेपर बनाना शुरू किया लोक प्रशासन के विषय पर, लोक प्रशासन के संबंध में। यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही 1924 में लखनऊ विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन पर एक अलग पेपर निकालना शुरू कर दिया गया या एक अलग पेपर पढ़ाना शुरू कर दिया गया। उसके पश्चात देश के अनेक विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन से संबंधित डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। अनेक विश्वविद्यालय में फिर डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाता है। जैसे कि 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय के 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय ने राजनीति विज्ञान में ही लोक प्रशासन पर डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। डिप्लोमा कोर्स यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही था। लोक प्रशासन अभी तक अलग विषय के रूप में स्थापित नहीं हुआ था। राजनीति विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही एक डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। फिर 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बेनी प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। यानी कि 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बेनी प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। डिप्लोमा लोक प्रशासन में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। और फिर 1945 में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा कोर्स देना शुरू किया 1945 में। जैसे कि 1924 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने राजनीति शास्त्र के अंतर्गत ही लोक प्रशासन पर एक अलग पेपर देना शुरू किया, यानी कि एक अलग पेपर के रूप में पढ़ाना शुरू किया। फिर 1945 में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा कोर्स भी प्रारंभ कर दिया। 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बेनी प्रसाद वर्मा के अध्यक्षता में यह डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाता है। फिर नागपुर विश्वविद्यालय 1949 में नागपुर यूनिवर्सिटी ऐसा प्रथम यूनिवर्सिटी थी या पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने 1949 में नागपुर यूनिवर्सिटी ने लोक प्रशासन को एक स्वायत्त विषय के रूप में शुरुआत की। एक स्वायत्त विषय के रूप में और स्थानीय स्वशासन नामक विभाग की
शुरुआत की। लोक प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन नामक विभाग की स्थापना की किसने? नागपुर यूनिवर्सिटी ने। और नागपुर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर एम पी शर्मा, महादेव प्रसाद शर्मा, नागपुर यूनिवर्सिटी के लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर होते हैं। भारत में लोक प्रशासन का प्रथम प्रोफेसर कौन था? श्री महादेव प्रसाद शर्मा। श्री महादेव प्रसाद शर्मा प्रथम प्रोफेसर बनते हैं। इनको भारतीय लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। महादेव शर्मा को, प्रोफेसर एम.पी. शर्मा को भारतीय लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। किसका? भारतीय लोक प्रशासन का, भारतीय लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है एम.पी. शर्मा को, महादेव प्रसाद शर्मा को। फिर 1959 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बी के मेनन के नेतृत्व में, वी के मेनन। फिर 1959 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में बी के मेनन के नेतृत्व में लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर प्रारंभ किया जाता है, यानी कि एमए की डिग्री प्रारंभ कर दी जाती है। लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री प्रारंभ कर दी जाती है। 1961 में पंजाब यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1961 में पंजाब विश्वविद्यालय में, उस्मानिया विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन शुरू किया गया। 1963 में राजस्थान यूनिवर्सिटी, 1963 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में शुरू किया गया। स्वतंत्र विषय के रूप में एमए की डिग्री का कोर्स शुरू किया गया। फिर 1968 में सागर विश्वविद्यालय में, 1968 में सागर यूनिवर्सिटी, 1968 में सागर विश्वविद्यालय में एमपीए के नाम से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमपीए के नाम से कोर्स शुरू किया। 1968 में सागर विश्वविद्यालय ने एमपीए के नाम से कोर्स शुरू किया गया। फिर इसी तरह से 1971 में गुजरात में 1971 में गुजरात विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। 1971 में गुजरात विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विषय की अलग से स्थापना की गई, यानी कि अलग से विभाग बनाया गया, तथा स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री यानी कि बीए और एमए डिग्री दोनों स्तरों पर लोक प्रशासन पढ़ाया जाने लगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि 1987 में यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया। यानी कि 1987 से अब यूपीएससी ने भी या आईएसपीसीएस में भी लोक प्रशासन को हम एक वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकते थे। तो 1987 से यूपीएससी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया। इसी तरह से 1953 में पाल एच एपल्बी की रिपोर्ट के आधार पर आईआईपीए की स्थापना की गई। आईआईपीए की स्थापना की गई। आईआईपीए का मतलब इंडियन
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। यानी कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 1954 में की जाती है। 1954 में की जाती है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 1954 में की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में भी 1924 से लोक प्रशासन की शुरुआत हो जाती है और 1987 तक आते आते भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन एक अलग विषय के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है। सबसे पहले एक पेपर के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू किया जाता है और सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स जो होता है वह मद्रास विश्वविद्यालय शुरू करता है। सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स लोक प्रशासन में मद्रास विश्वविद्यालय शुरू करता है और नागपुर विश्वविद्यालय लोक प्रशासन को स्वायत्त लोक प्रशासन विषय की शुरुआत स्वायत्त विषय के रूप में करता है। और इसके महादेव प्रसाद शर्मा जो नागपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं वह लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर कहे जाते हैं और उनको भारतीय लोक प्रशासन का जनक भी हम कहते हैं। तो एक स्वायत्त विषय के रूप में शुरुआत नागपुर विश्वविद्यालय ने की थी। फिर धीरे धीरे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगता है। तो इस तरह से लोक प्रशासन का क्रमिक विकास हुआ है। लोक प्रशासन अपने विकास के रास्ते में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं या अनेक उतार चढ़ाव आया है। आज हम लोक प्रशासन एक अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं, स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ते हैं, स्वायत्त विषय के रूप में पढ़ते हैं। तो ये रहा लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में मूल्यांकन। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी का मूल्यांकन करते हैं, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक जब हम विश्लेषण करेंगे उसकी अच्छाइयों को उसकी बुराइयों को, तो हमारा मूल्यांकन हो जाएगा। तो ये लोक प्रशासन का विकास कैसे कैसे हुआ, किन किन विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन की शुरुआत हुई, लोक प्रशासन को अपने विकास के रास्ते में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इन सब का हमने इवेल्युएशन किया है। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।